नमस्ते दोस्तों। सडन बेस्ड फ्रीडम इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अब एक डेमोक्रेसी कंट्री नहीं रहा। इंडिया अब एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कंट्री बन गया है। क्या मतलब है इसका? क्या ये सच है या एक इंटरनेशनल साजिश है इंडिया का इमेज बदनाम करने के लिए? आइए इस वीडियो में जानते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि ये फ्रीडम है क्या और किस बेसिस पर ये जजमेंट देता है। फ्रीडम का फुल फॉर्म है वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो 2014 में स्वीडिश का एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टेफन लिंडबर्ग के द्वारा सेटअप किया गया था। 2017 से ये हर साल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट निकालते हैं। फ्रीडम ये क्लेम करता है कि उनके पास 30 मिलियन से ज्यादा डाटा पॉइंट है, 3500 स्कॉलर्स है एंड अलग अलग देश का बहुत सारा एक्सपर्ट्स है जो उनके साथ ये डाटा बनाने में मदद करते हैं। 2017 से ये हर साल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट निकालते हैं। अभी तक ये रिपोर्ट में इंडिया को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बताया जा रहा था, लेकिन इस बार के रिपोर्ट में इंडिया को डाउनग्रेड करके इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया गया है। यहाँ तक कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया गया है। चलिए पहले ये समझ लेते हैं डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में क्या डिफरेंस है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जो देश का जो रूलर है, जो प्रतिनिधि है, वो लोगों के द्वारा चुना गया हो। जो डिसीजन लिया जाता हो वो सबके साथ मिलकर लिया जाता हो। मतलब अगर हमारा देश का संविधान में कुछ अमेंडमेंट करना है या कुछ एक्ट लागू करना है तो वो जो डिसीजन है वो सबके साथ मिलकर लिया जाता हो। जहाँ पे लोग बिना डरे अपनी ओपिनियन बता सकते हैं, उसको हम एक डेमोक्रेसी कंट्री मानते हैं। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का मतलब है कि एक देश का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिर्फ एक व्यक्ति या एक पार्टी के द्वारा लिया जा रहा हो। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप जैसा है। ये इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हमारे देश का जो लोग है वो पहले जैसे आज़ाद नहीं रहे। इस रिपोर्ट के बाद एक कंट्री से दो तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है। एक है कि हम इस रिपोर्ट को टोटली इग्नोर कर दें कि ये गलत है और उसे हमें देखें भी ना। दूसरा है कि हम ये देखें कि किस वजह से हमारा रैंकिंग इतना खराब बताया गया हो। मुझे लगता है इस रिपोर्ट में हमें जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए और हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए अब ये जान लेते हैं कि किस कारण की वजह से इंडिया को डेमोक्रेसी से हटा के ऑटोक्रेसी बताया गया है। इस रिपोर्ट में हर कंट्री को 0 से 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है। 2013 में इंडिया का स्कोर था 0.57। 2020 में ये स्कोर घटकर 0.34 हो गया है। 23% की गिरावट सिर्फ 7 साल में। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से अभी तक 7000 से ज्यादा लोगों के ऊपर सेडिशन की चार्ज लगाए गए हैं। जो गवर्नमेंट के ऊपर कुछ बोलते हैं उनको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। डिफेमेशन और एंटी टेररिज्म लॉ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो हमारा देश का मीडिया है वो जो एक पर्सपेक्टिव बना है गधी मीडिया का, अगर हमारा देश का मीडिया सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट करेगा, अगर हमारा देश का मीडिया जनता की बात नहीं दिखाएगा तो किसी भी डेमोक्रेसी रैंकिंग में हमारा रैंकिंग घटेगा। 2014 से पहले ऐसा नहीं था, लोग मीडिया को रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन अब लोग मीडिया को गोदी मीडिया बुला रहे हैं। अगर आज आप एक न्यूज चैनल खोल रहे हैं तो आपको भी पता है कि वो किसके बारे में दिख रहा होगा। अगर मैं इसी रिपोर्ट की बात करूं तो आपको शायद पता होगा हमारा देश का बड़ा बड़ा न्यूज चैनल अपना एडिटोरियल में इसको जगह नहीं दिए, जबकि पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है। इंटरनेट शटडाउन का गलत इस्तेमाल हुआ है। पूरा वर्ल्ड में 155 टाइम इंटरनेट शटडाउन हुआ है, जबकि सिर्फ इंडिया में 109 टाइम इंटरनेट शटडाउन हुआ है। ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वेरीफाई कर सकते हैं। जो टाइम संसद और विधानसभा में लेजिस्लेटिव वर्क के लिए होना चाहिए था वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। 5-5 मिनट में बिल पास हो रहा है ऑन एवरेज। ये रिपोर्ट आने से पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस AP शाह ने बोला था इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। इसके लिए हम सिर्फ एक पार्टी को दोष नहीं दे सकते, इसके लिए देश की जनता भी जिम्मेदार है कि हम वोट इशू पे नहीं देते, हम वोट रिलीजन पे देते हैं। हम अंदर बाहर के इशू पे वोट देते हैं कि कौन बंगाली है कौन बंगाली नहीं है। हम असेंबली इलेक्शन पे पाकिस्तान को इशू बना देते हैं, ये हमारा गलती है। डेमोक्रेसी में डिक्लाइन एक ट्रेंड बन रहा है, ये अफसोस की बात है। लोगों को चेंज चाहिए, लोग एक पावरफुल लीडर चाहने लगे, ये जानते हुए भी कि एक पावरफुल लीडर से डेमोक्रेसी को अक्सर खतरा होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट 370 CAA फार्मूलाज की कॉन्स्टिट्यूशन को डिटरमाइन करने में डिले करेगा तो हमारा रैंकिंग कम हो जाएगा। सरकार से ज्यादा शिकायत जुडिशरी पे हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो हमारी सिविल लिबर्टीज को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकती है। जिस तरह अर्नब गोस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आगे आके कहा कि 24 घंटे के अंदर किसी की सिविल लिबर्टीज जो है वो कटल नहीं होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी न्यायपालिका जो है वो नहीं चाहेगी कि विश्व में हमारी बेइज्जती हो। मोदी जी ने 2019 इलेक्शन जीतने के बाद एक स्लोगन दिया था, सबका साथ सबका विकास। उसमें और एक चीज ऐड किया था, सबका विश्वास। मेरा ये मानना है कि हमें इसी स्लोगन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो इंटरनेशनल एजेंसी है उनका विश्वास जीतना चाहिए, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स है डेमोक्रेसी का उनका विश्वास जीतना चाहिए, जो सिविल सोसाइटी के एक्सपर्ट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय उनका विश्वास जीतना चाहिए। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।